हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कल हमने थ्योरी डिस्कस किया आपके साथ, उसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं जेई मेंस में, ठीक है। और उसको कैसे अप्रोच करें, क्वेश्चन को देखते कैसे अटेम्प्ट करें, इसको हम आज स्टडी करते हैं, ठीक है। तो कल हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन देखा, जनरल टर्म देखा, जनरल टर्म पे एक दो क्वेश्चन भी किए। आज हमारे पास उसी जनरल टर्म से हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो जेई में पूछे गए, उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। और सबसे पहली बात, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का अप्रोच ही मैटर करता है। अगर आप अच्छे से अप्रोच कर लिए तो बाइनोमियल थ्योरम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बस एक कैलकुलेशन है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलो ठीक है, हमें एक्सपेंशन दिया है ये वाला, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड सबसे पहली बात सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जैसा कि अगर आपको याद हो कि हम जो पास्कल्स ट्रायंगल में बात कर रहे थे कि अगर आप सपोज x प्लस वाई का होल स्क्वायर करते हो, ठीक है। तो अगर हम पास्कल्स ट्रायंगल के ऊपर बात कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो हर एक टर्म का अपना अपना कॉफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, एक्स वाई का कॉफिशिएंट 2 है, वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है, ठीक है। पास्कल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम कोफिशिएंट बात कर लिए, अगर वैसे भी अगर हमसे पूछा जाता कि एक्स प्लस वाई का स्क्वायर का अगर कॉफिशिएंट बताओ, मतलब अलग अलग टर्म का कॉफिशिएंट बताओ, तीनों टर्म का कॉफिशिएंट बता दो, तो हम देख के बता सकते थे कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। एक्स वाई का कॉफिशिएंट कितना है? 2 है। तो हमारे पास क्वेश्चन आज भी वही है, बट जो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ठीक है, हमें उस पर ध्यान देना है कि हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 2n है, मतलब एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है जिसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो बड़ा सा कोई एक्सप्रेशन बनेगा हमारे साथ, हमारे पास। तो उस पर्टिकुलर एक्सपेंशन में से हमें जो कोफिशिएंट फाइंड करना है वो है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म का, ठीक है। तो कल हमने बस जस्ट स्टडी किया है, इसीलिए हम आज डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मेट लिख लेते हैं। टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ठीक है जी, ठीक है। हमारे पास एक्सपेंशन है जनरल टर्म का। अब हमें पता होना चाहिए कि अगर हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो हमें आर का वैल्यू क्या लेना होगा। तो अगर हम सेकेंड टर्म जाते हैं तो आर के जगह पे हम क्या रखेंगे? 1, तो 1 प्लस 1 2, ठीक है। मतलब हम आर का वैल्यू 1 लेंगे तो सेकेंड टर्म का वैल्यू आएगा, ठीक है। एन के जगह हमारे पास एक्सपेंशन में 2n है तो हम यहाँ पे 2n लिखेंगे। 2n सी, आर का वैल्यू हमने क्या लिया? 1। एक्स के जगह पे 1 है। अब 1 के पावर में n माइनस आर है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि 1 के बार आप बार बार लिखते रहो, टाइम वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है। आप 1 छोड़ दो क्योंकि 1 का पावर कुछ भी आप रेस करते हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो 1 को स्किप करते हैं। आगे हमारे पास y के प्लेस पे क्या है? तो y के प्लेस पे x है, तो हम x लिखेंगे। r हमने क्या लिया है? 1, तो हमने लिखा 1, सिंपल है। चलो अगला है t3, टर्म नंबर 3। तो अगेन टर्म नंबर 3 में हमने r का वैल्यू जाहिर सी बात है 2 लिया है। c2 x का पावर 2। टर्म नंबर 4, टर्म नंबर 4 2n। c3 टर्म नंबर 4 में हमने r का वैल्यू 3 लिया है, x की पावर 3। अब क्वेश्चन वापस से रीड करते हैं। क्वेश्चन हमें से ये पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ दीज टर्म, तो इसका कोफिशिएंट क्या है? तो कोफिशिएंट ये रहा, ये कोफिशिएंट है। अब ये इन टर्म का जो कोफिशिएंट है वो एपी का सीक्वेंस फॉलो करता है, तो हमें पता है, ठीक है, एपी का सीक्वेंस फॉलो करेगा तो हम क्या करेंगे? टर्म नंबर 3 माइनस टर्म नंबर 2 इक्वल्स टू टर्म नंबर 4 माइनस टर्म नंबर 3। ये आना चाहिए, तो एपी का सीक्वेंस फॉलो होगा। तो अगर हम देखें तो 2 टाइम्स ऑफ टर्म नंबर 3 इक्वल्स टू T4 प्लस T2, ठीक है। अब हमें T3 का कॉफिशिएंट लिखना है, तो हम यहाँ पे देखें तो T3 का कॉफिशिएंट जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू T3 का कॉफिशिएंट 2nC2, ठीक है जी, इक्वल्स टू T4 का जो कॉफिशिएंट है वो है 2nC3 प्लस
T2 का कॉफिशिएंट है 2nC1। सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने एनसीआर का फॉर्मूला भी देखा है, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज होगा, और हमें उसकी ठीक ठाक प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि हम इसको जल्दी से फटाफट ओपन कर पाए। 2n कहां तक ओपन करना चाहिए, तो हमें पता है कि लास्ट में हम लोग डिनोमिनेटर में क्या लिखने वाले हैं, 2n-2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 इंटू 1, तो इससे इसको हम अभी यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। इसको कहां तक ओपन करेंगे, 2n-1 इंटू 2n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेम आ रहा है तो इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अगला जो है हमारे पास में 2nC3, तो 2nC3 और 2nC1, 2nC3 और 2nC1, तो 2n लिख लेना है। कहां तक ओपन करना चाहिए इसको, तो 2n-3 है, और यहां पे लगा देंगे हम फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो इसको कहां तक ओपन करना चाहिए हमें, इसको ओपन करना चाहिए एटलीस्ट 3 तक तो करेंगे ही, 2n-2, और यहाँ पे आ जाएगा 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्लस में है वो है हमारे पास 2n, डिनोमिनेटर का पहले लिख लेते हैं ताकि हमें आइडिया लगे कहां तक ओपन करना है। घटते हुए क्रम में जाता है फैक्टोरियल, तो 2n माइनस अगला टर्म हमें 1 ही मिलने वाला है, तो लिख लेंगे 2n-1 फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे 1 है तो 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, तो इससे इसको कैंसिल कर लिया। ठीक है, यहाँ पे और कुछ कैंसिल होता है वो दिख रहा है क्या, चलो ठीक है देख लेते हैं। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2n दिख रहा है, एक काम हम और कर सकते हैं, 2n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे है, 2n यहाँ पे, तो कॉमन लेकर के कट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्यों ना यहीं पे इसको कट कर दे, क्यों ना हम यहीं पे इसको कट कर दे। तो अगर कट करते हैं तो हमारा काम थोड़ा सा और बच जाएगा। अब है 2n ओनली, 2n-1 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या बच रहे हैं, तो यहाँ पे बच रहे हैं, इसको अगर हम देखें तो 4n² माइनस 4n माइनस का 2n, ठीक है जी, और प्लस का 2 अपॉन में कितना है जी, तो अपॉन में 6 है, 3 फैक्टोरियल तो 6 है, प्लस का कितना, तो प्लस का 1 है। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे है 12n माइनस का 6 इक्वल्स टू 4n² माइनस का 6n प्लस का 2, और क्योंकि एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6n है और यहाँ पे 2 है और ये 6 आ गया। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो है सभी जो टर्म दिख रहे हैं उसको एक साइड ले आते हैं। ये 6n है और ये 12n है, ये इधर आएगा तो माइनस का 18n बनेगा, ये 8 है और ये इधर जाकर के बन जाएगा 14। ठीक है, प्लस का 14 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ टर्म एपी में है तो उसका यूज करते हुए हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। आगे हमें क्या पूछ रहा है, तो आगे हमसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। तो अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, तो ये जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है हमें और ये जो दिख रहा है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आया है। तो अगर हम मैच करने की कोशिश करें तो लगभग मैच कर रहा है, अगर आप अच्छे से वॉच करो तो। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, अगर हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू हमारे पास आ गया। मतलब हमें अप्रोच पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच पता होने का मतलब ये कि जो भी चीजें दी गई है उसको हम बकायदा उसके टर्म में फॉलो करते जाएं, क्वेश्चन के टर्म में जो भी लैंग्वेज बोली गई उसको फॉलो करते जाएं, रिजल्ट अपने आप हमारे पास खुद को खुद सामने आ जाएगा अगर हमने सही कैलकुलेशन किया है तो। ठीक है जी, तो इसका आंसर कितना है, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंड लिखा है, चलो ठीक है, इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, ठीक है, ऑफ दिस इज 2.5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
रियल नंबर। ठीक है जी, चलो अब हमसे क्वेश्चन ने क्लियरली बोला कि फोर्थ टर्म दिस एक्सपेंशन इज दिस है, तो हमें फाइंड क्या करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में एक अलग सा बात यह है कि पिछला क्वेश्चन जैसे कोएफिशिएंट पे बेस्ड था, ये क्वेश्चन है अननोन पे बेस्ड है। ठीक है, जो भी हमारे पास अननोन है उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अननोन क्या है, m है और p है। सिंपल सी बात है, अननोन क्या चीज है, अननोन जो भी हमारे पास दिख रहा है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए अगेन हमारे पास क्या फॉर्मेट है, तो हमारे पास है जनरल टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। r का वैल्यू हमने क्या लिया, 3 लिया, t 4 लिखा, इक्वल्स टू n, n कितना है, n m है, c r, r कितना है, r 3 है, p x, x का पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर का मतलब m माइनस 3। अगला y का पावर r, y के जगह पे x का पावर -1 है, इसका पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, दिस एक्सपेंशन इक्वल्स टू व्हाट, 2.5। तो अगर हम इसके इक्वल 2.5 करते हैं तो ये 25 अपॉन 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, MC2, P का पावर कितना है, P का पावर है m माइनस 3, x का पावर कितना है m माइनस 3 इंटू में x का पावर -3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 5/2 MC2, P का पावर m माइनस 3, x का पावर कितना है, तो x का पावर है m माइनस 6। अब इसको इससे इक्वेट करना है और सबसे पहली बात यह है कि हमें m और p का वैल्यू फाइंड करना है, जो भी अननोन है उसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमारे पास तो हमें जनरल मतलब लिख ही लेना है किसी भी एक्सप्रेशन का, और साथों साथ जो भी x के पावर में, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से x का पावर 0 तो कर ही सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे x की पावर जो भी लिखा है उसको 0 से इक्वेट कर दे। फायदा क्या होगा, तो फायदा हमें एक वैल्यू मिल जाएगा m माइनस 6 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो m का वैल्यू कितना, m का वैल्यू 6। तो अगर m का वैल्यू मिल गया तो हमारे लिए क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो 5/2, 5/2 इक्वल्स टू m का वैल्यू 6, c2, p अगर 6 है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हमें सिंप्लीफाई करना है फटाफट। 5/2 इक्वल्स टू 6 इंटू 5 इंटू 4 तक रुक जाते हैं, क्योंकि 6 माइनस 2 हमें पता है n माइनस आर होता है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 4 होगा, और 2 इंटू 1, तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, इससे इसको कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p, 3 को नहीं भूलना है। और अगर देखा जाए तो ये आ रहा है 5 4 जा 4 तो कटेगा, सॉरी 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 5 3 जा 15, हमने बिल्कुल सिंपल सा काम करा है। 6 माइनस 2, यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 2, 6 5 4। ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा, हो जाएगा 15, और 15 इंटू 2 है, p का पावर 3 है, 5 3 जा, तो ये 1/6 के इक्वल आ रहा है, तो ये 1/6 के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, तो एक्चुअल में हमने यहाँ पे ना एक थोड़ा सा वैल्यू को रॉन्ग ले लिया है। ठीक है, कोई नहीं, हम उसको करेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ना MC3 है, और यहाँ पे हमने जो मार्क करा है वो 2 है, यहाँ भी 2 लिख दिया है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास कितना है, वैल्यू हमारे पास एक्चुअल में 3 है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं MC3। तो कोई नहीं, इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेते हैं, एक बार और एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 है तो 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कैंसिल होगा, और 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो ये 2, दैट टाइम ये पूरा 6 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इससे तो बचा कितना, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा
15 की जगह जो हमने लिखा था वो आ जाएगा 20। 15 की जगह जो हमने लिखा था वो आ जाएगा 20। 5 4 जा 20, अगर हम 5 से कट करें तो 1/8 है। 1/8 इक्वल्स टू पी की पावर कितना है, 3 है। ठीक है, और 1/8 का क्या हम पावर रेज कर सकते हैं, तो 1/2 की पावर कितना रेज कर सकते हैं, 3। तो पी की पावर कितना है, 3। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 1/2 है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन या एक्सपेंशन जिसको भी हम कर रहे हो, ठीक है, उस पर अच्छे से फोकस कर लेंगे। जनरल टर्म चाहे तो आप एक बार अपने माइंड पे लिख लें। ठीक है, माइंड पे लिखने का मतलब आप उसको मेमोराइज कर ले, चाहे तो आप क्वेश्चन के पहले ही लिख लें उसको, देन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है इफ द फोर्थ टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये एक्स की पावर 1/12 है, ना कि 1 समथिंग। ठीक है, इज इक्वल टू 200 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्योंकि इसका एक्सपेंशन आप देख रहे हो। ठीक है, जो भी हमारे पास यहाँ पे टर्म दे रखे हैं वो थोड़े से लेंथी दे रखे हैं, और ये 19 में पूछा गया मेंस का क्वेश्चन है, तो हमें बस एक्चुअल में टर्म लिखना आना चाहिए। r+1, तो हम टर्म लिखने में फोकस करेंगे। ठीक है, NCR 6C3, r का वैल्यू अगर फोर्थ टर्म लेना है तो 3 होगा। टर्म थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 1, और यहाँ पे ये 2 बार प्लस नहीं है, एक बार ही प्लस है। 1 प्लस लॉग बेस 10 की पावर x। ठीक है, और इसका होल का पावर कितना है, तो होल का पावर 1/2 है। और फाइनल में हमें क्या लिखना है, ये तो भी हमने एक टर्म लिखा है, फाइनल में हमें n-r लिखना है। तो n-r हमारे पास कितना हो जाएगा, 3। 6 - 3 3। y हमारे पास x की पावर 1/12 है। y जो है हमारे पास वो x की पावर 1/12 है, और इसका पावर हमें क्या लिखना है, r। तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल। ठीक है, सॉल्व करते हैं, और इसका भी वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना है, 200, तो लिख लेते हैं 200। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 5 4 जा 20, तो इसको भी कर ही लेंगे कैंसिल। ठीक है, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, 3/2, तो अगर आप अच्छे से फोकस करो, ठीक है, तो x की पावर समथिंग है और उसका पावर 3/2 है। इसको अगर मल्टीप्लाई अगर हम करके देखते हैं तो, ठीक है, तो हमारे पास कहीं ना कहीं x की पावर m का पावर n है। तो क्या हम इसे x की पावर m इंटू एन लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो हमने क्लास 9th में ही पढ़ा है कि x की पावर अगर m का पावर n हो तो हम उसको m इंटू एन लिख सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, अब यहाँ पे x की पावर कितना बचा, 1/4। ठीक है, इधर 20 ले आते हैं तो ये हमारे पास 10 बच रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो है वो है x की पावर 3/2 1 प्लस लॉग बेस 10x। ठीक है, अगर ये इसको भी साथ में लिख लें तो ये हमारे पास है माइनस का 1/4, प्लस का सॉरी। ठीक है, पहले x को सेपरेट कर लिया है, इकट्ठे एक जगह x लिख लिया है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करें, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉब्लम जो दे रहा है एक्चुअल में लॉग दे रहा है। तो लॉग देखा जाए तो लॉग बेस 10x है। ठीक है, तो क्यों ना हम बोथ साइड लॉग ले लें। ठीक है, तो फायदा होगा, फायदा ये होगा कि जो भी हमें यहाँ पे पावर में दिख रहा है x के, वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। जो भी हमें पावर दिख रहा है x के वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो ले लेते हैं यहाँ पे, तो लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड बेस 10 पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 1 प्लस लॉग बेस 10x। ठीक है जी, प्लस 1/4 इंटू लॉग बेस 10 पे x है। ठीक है, इसका वैल्यू तो हमें पता है, इसका वैल्यू तो 1 के इक्वल होता है। ठीक है,
तो 1 और इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, तो 1 प्लस 3/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो इसका एलसीएम होगा, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो एलसीएम होगा वो है 4, 1 प्लस का log बेस 10x। ठीक है जी। तो थोड़ा सा ये इक्वल में ये हो जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, और ये है +1/4, तो +1/4 अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर एलसीएम अगर हमने लिया है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इसके ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर हो जाएगा 6। ठीक है जी, डायरेक्ट एक स्टेप बाद लिख रहा हूँ। ठीक है, +1/4 है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log बेस 10x। ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, साथ में मल्टीप्लीकेशन में भी है, log बेस 10, यहाँ पे x है। ठीक है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ आता है 4 प्लस का 4 log बेस 10x इक्वल्स टू 7 प्लस log 10x। अब इस एक्सप्रेशन को या इक्वेशन का है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट log बेस 10x को हम टी लेट कर लेते हैं। तो अगर हम टी लेट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा ऐसा दिखेगा कि हम इसको इजिली अप्रोच कर सकते हैं। 4 प्लस 40 इक्वल्स टू 7 प्लस टी इंटू में टी। ठीक है जी, तो 4 प्लस 40 इक्वल्स टू 70 प्लस का टी स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो है टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 3t माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस का 40 माइनस का t माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा t, अगर हम t कॉमन लें तो t प्लस का 4 माइनस का 1 कॉमन लें तो t प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो एक बार t प्लस 4 0 के इक्वल करेंगे और एक बार t माइनस 1 को इक्वल करेंगे 0 के। तो हमारे पास दो वैल्यू आएंगी t की, एक बार t इक्वल्स टू -4 और t इक्वल्स टू 1। ठीक है, चलो t का वैल्यू निकाल लिया, अब हमें एक्चुअल में यहां तक पहुंचना है, तो एक एक करके हम वैल्यू को रखते हैं इस गिवन एक्सप्रेशन में। तो हमने रखा t इक्वल्स टू -4, तो t इक्वल्स टू अगर हमने -4 रखा तो log बेस 10x इक्वल्स टू आ जाएगा -4। तो यहां से अगर हम log हटा रहे हैं, x का वैल्यू हो जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है, चलो, और यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो log बेस 10x पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो है 10 के इक्वल, 10 का पावर 1 मतलब 1, सॉरी 10। ठीक है, तो दो वैल्यू आ रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि x ग्रेटर देन 1 है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये तो 0 पॉइंट समथिंग है ना, 1/10 की पावर 4 मतलब अगर डिवाइड लगाओगे तो 0 पॉइंट समथिंग है। तो x का वैल्यू जो है हम लोग इसको कंसीडर करेंगे, यानी x इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और उसको फिर हम सॉल्व भी करते हैं, तो आप चाहे तो उसको नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब ये एक नया फॉर्मेट का क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन दिस विल बी। अब टर्म इंडिपेंडेंट क्या है, अभी तक तो हम कोफिशिएंट के ऊपर बात कर रहे थे, बट अब जो एक नया फॉर्मेट का क्वेश्चन लिया है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है कि उस टर्म में x होना, उस पर्टिकुलर टर्म में x हमें नहीं चाहिए।
तो अगर x नहीं चाहिए मतलब x की पावर 0, ठीक है, x नहीं चाहिए बट x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो गिवन एक्सपेंशन है उसका हमें क्या करना चाहिए, हमें जनरल टर्म लिखना चाहिए। जनरल टर्म लिखने के लिए हमें पता है कि टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर, आर का वैल्यू आर ही है, एक्स बाई थ्री की पावर कितने, 1/2 है, होल का पावर एन माइनस आर यानी कि 10 - r, वाई यानी कि 3/2x² की पावर आर, आर कितने, आर तो आ रही है भाई, और अभी हमें पता ही नहीं है। चलो यहां तक तो पहुंच गए हैं, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में हम जनरल टर्म हम लिख ही ले रहे हैं, ठीक है, हमें इतना लिखना तो आना ही चाहिए, ठीक है। 10 CR, वेरिएबल को एक तरफ कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो 1/3 की पावर कितना है, तो अगर आप 1/2 इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये हो जाता है 5 -r/2, बचता है x, x की पावर कितना है, सेम यही पावर बनेगा 5 -r/2, ठीक है। अगला फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3/2 है, इसका पावर r है, ठीक है, लिख लिया। x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो -2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हम लिख लेते हैं -2r, ठीक है। यहां तक हम पहुंच सकते हैं। 10 CR 1/3 की पावर 5 -r/2 इनटू कांस्टेंट टर्म एक साइड में लिख लेते हैं, और जो वेरिएबल जो हमारे पास दिख रहा है उसको एक जगह लिख लेते हैं, r/2 माइनस का 2r। अब हमें इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो हमें टर्म तो लिखना होगा ना, अगर हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो हम टर्म तक तो पहुंचेंगे, तो टर्म तक तो हम पहुंच गए, ये वो टर्म होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, बट इंडिपेंडेंट ऑफ x के लिए x की पावर कितना है, 0, तो इस वाले x को, इस x की पावर को हम 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो इससे हमें ये फायदा होगा कि हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, फॉर x की पावर 0, ठीक है जी, माइनस का 2r इक्वल्स टू 0, तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस का r माइनस का 4r इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम उधर देखें तो 5, तो r का वैल्यू हमें मिल गया 2, और r का वैल्यू मिल गया, तो फिर बहुत आसानी से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सॉल्व करते हैं, तो ये है 10 C2 1/3 की पावर 5 -r, r कितना है 2, और बाई में भी 2 है, चलो कैंसिल करके 1 आ जाएगा, और यहाँ पे है 3/2 की पावर r, r कितना 2, सॉल्व करना है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 8 तक ही रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नीचे दिख रहा है ना वो 10 - 2 करेंगे, ठीक है, तो वो अपने आप 8 ही आ जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, और यहाँ पे है फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 इंटू 1, ये कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5, 1/3 की पावर कितना है, तो 1/3 की पावर है 4, तो लिख लेते हैं, क्योंकि ये 5 - 1 तो यहाँ पे 4 ही होगा। अब ये 3 का स्क्वायर है और नीचे में 4 है 2 का स्क्वायर, तो इससे इसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 बच रहा है, और कुछ कर सकते हैं क्या, ठीक है, और कुछ हम कर सकते हैं क्या, ठीक है, तो और कुछ यहाँ पे 45 है, 45, 9 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, अगर हम 3 से कैंसिल करें तो 1 5 1 2 5/4, 5/4 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब इंडिपेंडेंट टर्म अगर कभी भी आ रहा है क्वेश्चन में तो हमें ना जनरल टर्म निकालना है, और जनरल टर्म निकालने के बाद हमें गिवन एक्सप्रेशन में जो भी x की पावर में दिखे उसको 0 से इक्वेट करना है, और 0 से इक्वेट करने के बाद हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार एग्जाम में आए, ठीक है, आप एक बार देखना, ठीक है, क्वेश्चन को देख के किसी भी
पीवाईक्यूज में अगर आप देखो, किसी भी बुक का पीवाईक्यूज में अगर आप देखो, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।